Welcome back. I hope you're all doing well. So today we will understand something very important. इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना समझना. डोंट वरी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आप इसको आराम से याद रख सकते हो. लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बातें समझाना चाहती हूँ, सबसे पहले उस चीज़ को आप ध्यान में रखना. देन जब भी वीडियो का आपको अच्छी लगती है, अगर वीडियोस आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो. इन बिटवीन जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि जो आपको अच्छे से और समझने हैं, डेफिनेटली आप हम तक वो चीज़ें पहुंचा सकते हो. हम आपके लिए वो वीडियोस बनाने के लिए कोशिश करेंगे. जो भी अच्छे टॉपिक्स हमें लगेंगे, हम उस पर वीडियोस ज़रूरी लेके आएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, ये हम सभी को पता, और इस चीज़ को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. चाहे वो करंट ओरिएंटेड है, चाहे वो बाकी सब चीज़ों के रिलेटेड है. एक रिन्यूएबल रिसोर्स वाला जो टॉपिक अकेला है, ये चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हो, जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हो, इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. आपने नॉर्मल एग्जाम में भी देखा होगा, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं. इट मीन्स आपके 2 से 6 मार्क्स आराम से ये एक अकेला टॉपिक ले लेता है. सो हम इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है. सबसे पहले हमने ये समझना है कि रिनेबल होता क्या है. वर्ड को समझना. जिसको हम रीनेबल करें, मतलब जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं. कोई भी एक ऐसी एनर्जी. अब हमें एनर्जी क्यों चाहिए? देखो, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी चीज़ों को एक्ट करने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए और एनर्जी चाहिए. सपोज आपके पास फोन है लेकिन लाइट ही नहीं है, आपका फोन चार्ज ही नहीं है, उस फोन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा जब तक वो चार्ज नहीं होगा. आपके फोन में व्हाट्सअप है, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो चीज़ें तब तक कोई मतलब की नहीं है. इन द सेम मैनर, हमें चाहे इंडस्ट्रीज को काम करना है, चाहे घर में कोई चीज़ करनी है, हमें हमेशा एक फ्यूल, एक एनर्जी की ज़रूरत है. तो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज वो होती है, एक जो क्लीन एनर्जीज होती है, जो एनवायरमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती. दूसरा, जो एक बार यूज करने से ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए, वो अबेंडेंट अमाउंट में होती है और उसको हम रीयूज कर सकते हैं एज मच एज टाइम्स वी वांट. ना वी विल अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल्स के थ्रू. सोलर एनर्जी आज के टाइम पे आपने बहुत जगह, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे होटल्स में, इवन जो आपके फार फ्लंग एरियाज में होम स्टेज होते हैं, वहां पे भी आपने सोलर एनर्जी देखी. क्योंकि देखो, पैनल पे एक बार खर्चा करो ना, आपको बिजली का डर है ना, आपको तारों का है. एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. हाइड्रो मीन जो पानी से क्रिएट की जाती है. विंड जो विंड से क्रिएट की जाती है. और ट्राइडल, जब भी आपका फोर्स कोई क्रिएट हो रहा है उससे. और जियोथर्मेटिकल जो अर्थ की, देखो हम सभी को पता, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है, क्योंकि हमने ये चीजें अंडरस्टैंड की है. जब हम उस चीज को यूज करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, उस एनर्जी को बोला जाता है जियोथर्मल. बायोमास, जहां पे हम नेचुरल चीजों को, जैसे प्लांट बेस्ड या कोई फूड ग्रेन्स या बाकी सब चीजों को यूज करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, उसको बोलते हैं बायोमास. यहां तक चीजें क्लियर है? अब स्टेप बाय स्टेप आप समझो, क्योंकि ये टॉपिक में ना ध्यान देना. पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे डरो मत कि अच्छा ये वर्ड नहीं मिल रहा, वो नहीं, वो आप आराम से भी देख लो. अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए चीजों को अंडरस्टैंड करने का. विंड, सबसे पहले, दिस टेक्स एडवांटेज ऑफ विंड मोशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हम क्या करते हैं, आपने कहीं किसी एरियाज में अगर आप कहीं गए हो, वहां पे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े से वो एक ऐसे पंखे टाइप के लगाए होते हैं. उससे होता क्या है, जब भी विंड ब्लो करती है, वहां से हम एनर्जी को क्या करते हैं, उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. पहली चीज. दूसरा, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कि कॉर्डलेस इफेक्ट. ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो रोटेशन हो रहा है उस वजह से. सोलर, इट टैप्स हीट फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस. हम सभी को पता है कि जो हमारे सन है वो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है. तो हमें पता है कि हम इंडिया में भी ऐसे बहुत सारा स्कोप है कि जहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्दी भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, डेजर्ट्स भी है, ग्रीन्स भी है, आइलैंड्स भी है, हर चीज है. और यहाँ पे धूप अच्छी खासी रहती है, तो हम उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी के लिए. हाइड्रो, जहां पे हम पानी को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए. बायोमास, मैंने आपको बताया, जहां पे हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, क्योंकि ये हमारे, देखो ऑर्गेनिक चीजें कभी भी हमारे एनवायरमेंट को दूषित नहीं करती है. प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, हम उनको यूटिलाइज करते हैं किस चीज के लिए, एनर्जी बनाने के लिए. ओशन,
टेक्स एडवांटेज ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स। वो एक डायलॉग सुना ना हमेशा से, टाइड एंड टाइम्स वेट्स फॉर नन। टाइड्स क्या होती है? जो आपकी लहरें, उनकी एनर्जी से हम क्रिएट करते हैं। जियोथर्मल, जो अर्थ की हमारी जो हीट होती है उससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने ये चीज तो समझ ली कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले ये फ्यूल कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि देखो धूप हमेशा होगी, सन हमेशा होते हैं, पानी हमेशा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएटेड फ्रॉम सोर्सेज दैट नेचुरली रिप्लेनिश देमसेल्व्स। वो कभी भी क्या करती है, खुद को फिर से प्रॉपर तरीके से। जियोथर्मल है तो वो हमेशा ही रहेगी, बायोमास है तो फिर से रिकल्टिवेट करेगा। लेकिन एनर्जीज जो ये वाली होती है ये खत्म नहीं होती है, फिर से बनेगी, फिर से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जबकि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करें, एक तो वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होते हैं, जैसे हम कुकिंग गैसेस वगैरह यूज करते हैं। ये एक बार हमने यूज कर लिया, ये खत्म हो गए, पहली चीज। दूसरा, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, ये हमेशा प्रदूषण क्रिएट करेंगे। अब अपने घर में देखोगे लकड़ियां वगैरह जला रहे हैं तो उससे क्या होता है, धुआं उठता है ना, और वो डेफिनेटली किसके लिए हानिकारक होता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए। अब आपने जीरो कार्बन एमिशन बहुत बार, आजकल तो न्यूज में ना ये ट्रेंडिंग वर्ड है। कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, उन पे ध्यान बहुत देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं चीजों को कोट करता है कि यार ये चीज है तो उसके बैकग्राउंड में चीजों को समझो। देयर इज नो ग्रीन हाउस गैसेज और अदर पोल्यूटेंट क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। कोल पावर प्लांट्स ऑन अदर हैंड क्रिएट अराउंड 2.2 पाउंड्स ऑफ कार्बन फॉर एवरी किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना देखो इनका ये है कि ये जीरो कार्बन एमिशन है, नेचुरल है ये। अब धूप से कोई एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो कभी भी नेचर को कोई भी तरीके से हार्म नहीं करेगी। कार्बन एमिशंस होती है वो चीजें जहां से कार्बन रिलीज होता है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब राइज होता है टेम्परेचर का, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है। सी लेवल की वजह से क्या होता है, राइज होने से एक तो मैराइन लाइफ खराब होती है, दूसरा वहां पे फ्लड्स आने के चांसेस हो जाते हैं। जो बेचारे वहां की बायोडाइवर्सिटीज होती है या ह्यूमन बींग्स आगे पीछे रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट्स न्यू जॉब। देखो न्यू जॉब्स क्यों? क्योंकि आपने देखा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट्स अभी इनिशिएटिव्स ले रही है, तो नए नए लोगों की यहाँ पे यूज होगा, नए नए तरीके से हम चीजों को डेवलप कर सकते हैं, और ये लोगों को रोजगार दे सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये किसानों की जो इनकम है उसको भी डबल कर सकता है। ये भी कुछ इनिशिएटिव्स है, और बाद में मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाऊंगी कि हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सस्ती है ये एनर्जी, एक बार आपने सोलर एनर्जी प्लांट्स लगा दिए, आपको लाइफ टाइम के लिए वो लाइट भी देगा, कोई बिल नहीं भरना है, कोई तारों का झंझट नहीं है, कोई खराबी की झंझट नहीं है। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करो वो आपके लिए हमेशा के लिए रहेगी। दूसरा, आपने एक एग्जाम्पल देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की न्यू सन फार्म recently secured the world lowest price of solar energy at just 1.35 पर किलोवाट आवर। इतना सस्ता इन्होंने एक बार इन्वेस्ट किया, और इनका इतना ज्यादा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। हम भी सीख रहे हैं, हम भी और बाकी कंट्रीज भी ये सब चीजें इनिशिएट कर रही है, क्योंकि एक तो हमें मदर नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरा हम वो वाले में ज्यादा बेनिफिट लगाएंगे ना कि जहां पे एक बार इन्वेस्ट कर बार बार उस चीज की सरदर्दी नहीं है। बहुत बार हम हमेशा से सुनते हैं एक नोशन हमारी फैमिली भी, कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। एक बार उसको इन्वेस्ट कर दो और वो लाइफ टाइम आपको क्या दे रहा है, हेल्प कर रहा है। देन whereas green energy was once a clean but expensive alternative is now helping to reduce energy bills। आप हर महीने बिल भर रहे हो, सच है एक ही बार सोलर पैनल्स लगा लो, बात ही खत्म है। आप लोगों को झंझट ही नहीं है, ना तारों का ना पोल का, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आपकी लाइट रहेगी। अब चैलेंजेस क्या है? देखो जब हम ये चीजें लगाते हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए। बेशक अभी बहुत सारे कॉस्ट्स कम कर दिए गए हैं, क्योंकि ये चीजें देखने में कि हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को इनिशिएट करें, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का यूज करें, बट फिर भी ये चीजें अभी कॉस्टली है। दूसरी चीज, कैन बी अनरिलायबल। क्यों? अगर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, और अगर धूप नहीं हो रही है, वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? दो चीजें ध्यान दीजिए। देन हमारे पास एनर्जी स्टोरेज बहुत, देखो अब हमारे पास एनर्जी क्रिएट तो होगी, उसको स्टोर करने के लिए भी हमें इक्विपमेंट चाहिए, चीजें चाहिए, तो वो हमारे पास एक कॉस्टली चीजें बन जाती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव अ कार्बन फुटप्रिंट। कैसे?
देखो, अब आपने सोलर प्लांट्स लगाने, बाकी सब चीजें करने, उसके लिए तो आप लोग वो कर रहे हो कि कुछ प्लांट्स लगाने के लिए तो आपको ट्रैफिक है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन वो चीजें इंस्टॉल करने के लिए तो हमें कोई एनर्जी चाहिए दूसरी ना, जो रिन्यूएबल नहीं होगी। इट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी कि हमारी गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। हमने सबसे पहले देखा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टू प्रोग्राम्स। इसमें क्या होगा, रूफ्स में जो एरियाज है, जो रूफ है हमारा टॉप में, वहां पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने देखे कि वहां पे हम लोग सोलर पैनल्स लगाएंगे ताकि वो एक एनर्जी क्रिएट करता रहे और वो चीजें सस्टेन करती रहे। सोलर पार्क स्कीम, इसमें क्या होगा, जो आपका 500 मेगावाट, आपने ये चीजें ध्यान देनी है। सोलर पार्क्स बनाई जाएगी जहां पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, लैंड दी जाएगी, एसेस किया जाएगा रोड्स का, अवेलेबिलिटी होगी वाटर की। इस चीज से क्या होगा, लोग आएंगे वहां पे, उसको यूटिलाइज करेंगे, और जो वो सोलर पार्क्स होगी डेफिनेटली वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ज्यादा न्यूज में है, और इस चीज को बहुत बारीकी से समझना। The International Solar Alliance is an alliance of 121 countries initiated by India. Initiated by India, ध्यान देना, इंडिया ने इनिशिएट किया, ये इंटरनेशनल लेवल की सोलर अलायंस है। विच लाई आइदर कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए क्योंकि वो हीट हमेशा वहां से होगी, सबसे ज्यादा वहां से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, धूप रहेगी, एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। The primary objective of alliance is to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependency on fossil fuels। क्योंकि इतना ज्यादा वहां से रिडक्शन होगा, उतना ज्यादा हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये इनिशिएटिव किसने लिया है, ये ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड, एक और बात ध्यान रखना, मिस्टर फ्रांसिस्को हॉलैंड, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एट द इंडियन अफ्रीका। कहाँ पे, ये हो गया कि फ्रांस भी हमारे साथ था इसमें, लेकिन कहाँ पे हुई थी ये चीजें, एट द इंडियन अफ्रीका समिट एंड अ मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज एहेड ऑफ, जो आपका यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं COP21। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, COP26, ध्यान देना है, पेरिस in नवंबर 2015 में ये इनिशिएटिव्स हुए। और अभी COP26 को अगर आप कोरिलेट करोगे, वहां पे भी इंडिया ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हम सोलर एनर्जी या बाकी सब चीजों में इन्वेस्ट करें, काम करें, तो आप जो डेवलप्ड नेशंस है, आपको हमें फंड्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगे ताकि हम सब मिलके इसमें काम करें। जहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा, वन ग्रिड, वन नेशन, वन सन, वन वर्ल्ड। मतलब कहीं ना कहीं इस दुनिया में हर जगह एक टाइम पे सूर्य उदय हो रहा है, हर जगह होता है ना, हम उस एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, और जिनके पास जब वो एनर्जीज नहीं भी है, हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि हम सब एक दूसरे को हेल्प भी कर पाएंगे, एनर्जी भी हमारे पास होगी, और हमारे पास पैसा भी कम खर्च होगा, और हम सब एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे इन अ बेटर वे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम मदर नेचर को बैलेंस कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। The framework agreement of International Solar Alliance opened for signature in Marrakesh, Morocco in November 2016 and 200 countries have joined। ध्यान देना, 200 कंट्रीज इसमें ज्वाइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि हमारे द्वारा एक इनिशिएट की हुई चीज के सारा अक्रॉस वर्ल्ड इसमें एक मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, तो हमें उसके बारे में डेफिनेटली एज अ इंडियन सिटीजन तो जानना और प्राउड होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसको COP26 के साथ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई है, उसको भी समझ के यहाँ से कोरिलेट करो, चीजों को कोरिलेट करो, वो हमेशा के लिए क्या रहेगी, आपको याद रहेगी। रट्टा मारोगे वो भूल जाएगा। देन हमारे पास है PM कुसुम, दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उन्नतन महावीन स्कीम फॉर फार्मर्स, एम्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स इन द कंट्री। ताकि फार्मर्स को भी हेल्प करेगी, और क्या करेगी, हमारे ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करेगी, और हम फार्मर्स की इनकम को भी डबल कर सकते हैं। क्योंकि डबल करने का लिया तो उसके लिए इनिशिएटिव्स तो लेने पड़ेंगे। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, और ये जो मेगा वॉट जहां पे जितने हैं उसको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि अब इसके जो आपका रिसेंटली COP26 में है, इन चीजों को और ज्यादा अच्छे लेवल पे लाया गया है, वहां पे भी आपने कोरिलेट करना है।
नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, इससे क्या होगा, दिस पॉलिसी इनिशियली एम्स एट एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिक्स ऑफ विच लार्ज स्केल विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्रमोटेड। उससे ये बेनिफिट होगा कि हम विंड का भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उससे हम ग्रीन एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम और अच्छा बेटर वर्क कर पाएंगे। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी सस्टेनेबल रूप, ये मैंने आपको पहले ही बताया। सोलर ट्रांसलेशन ऑफ इंडिया स्कीम, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑफर विद फाइनेंशियल, देखो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे पास पैसा तो होना चाहिए ना ये चीजें इंस्टॉल करने के लिए, तो कौन हमें हेल्प करेगी, सेंटर इन चीजों में हमें हेल्प करेगी सो दैट हम इन चीजों को और बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए। बायोमास, मैंने आपको पहले ही बताया, बायोमास और ज्यादा इसलिए न्यूज में भी है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ये एक ऐसा सोर्स बन जाए जहां पे हम गाड़ियां वगैरह या बाकियों में भी इसको यूज कर पाए और हमारे बाहर से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्यूल्स की, उसकी रिक्वायरनेस कम हो। एक तो ये क्या करेगा, फार्मर्स को हेल्प करेगा और दूसरी हमारी डिपेंडेंसी भी कम कर देगा। ड्राफ्ट नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, अब ध्यान देना, 100% FDI is allowed in the renewable energy sector under the automatic route and no prior government approved is needed। कोई नहीं, अगर आप 100% कोशिश कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी में तो आपको पूरी तरह से क्या दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मेंथॉल एंड बायोमास दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेंथॉल का अपने बहुत ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है हमारा, और हमारा जो सीएनजी व्हीकल्स जो जिन पे गैसेस पे चलती है, ये हमारा 20% ऑफ ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल में, देखो हम बाहर से पेट्रोल मंगवा रहे हैं, हमारा वहां बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, और आपने हमेशा देखा होगा कि हम वैसे ही बहुत ज्यादा जो अपना कर्ज है चुका रहे हैं, उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो बाहर का एक्सपोर्ट है कम करें, आत्मनिर्भर भारत बने। उससे क्या होगा, हम और उन्नति कर सकते हैं और बेटर वे में आगे बढ़ सकते हैं। द ट्विन चैलेंज क्या है, इंडिया हैज अ ट्विन चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग मोर एज वेल एज क्लीनर एनर्जी टू द पॉपुलेशन इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, मैंने पहले ही बोला कि जितना हम ज्यादा खुद से चीजें क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा हम अपने लेवल पर डेवलप होंगे। हाइड्रोजन बेस्ड FCV क्या है ये, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स, ताकि क्या हो कि जो हमारा पेट्रोल डीजल्स पे निर्भरता है, अभी निर्भर है, वो कम हो जाए। ग्रिड इंटीग्रेशन, इट इज प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड वेरिएबल एनर्जी, डिफरेंट तरीके से, ताकि हम उस चीज को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। अब नॉन, देखो अभी तक हम रिन्यूएबल पढ़ रहे थे, अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज ऑब्वियस सी बात वो होती है जो क्या होती है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल्स है, केमिकल्स भी हो सकते हैं, नेचुरल गैसेस हो सकती है, ऑयल्स हो सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होती है। देखो फॉसिल फ्यूल्स बनते तो अर्थ के इंटीरियर में है, लेकिन इसको बनने में ना इतने सारे साल लग जाते हैं कि हम इसको रिन्यूएबल नहीं बोल सकते हैं। आप इसको एक बार यूज करोगे ये खत्म हो जाएगी और इसको नया बनने में मिलियन ऑफ द ईयर्स लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसका यूज सोच समझ के करोगे, और इसका जो यूज होता है वो क्या करता है, नेचर को दूषित करता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन बनता है, ग्रीन हाउस गैसेस का रीजन बनता है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन का रीजन बनता है, और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स का भी इश्यू बनता है। दैट इज आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज, जैसे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल दैट इज यूज फॉर हीटिंग होम्स एंड जनरेटिंग पावर प्लांट्स। पता ही है कोल इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे फेमस है, कोल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, हम कैसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं इन अ बेटर वे, कि सबसे पहले इंडिया क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैव द विंड एट बैक थैंक्स टू ग्लोबल एडवांस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी स्पेशली सोलर पावर। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में हम आगे बढ़े, ताकि एक तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, और हम ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी को क्रिएट कर पाए। क्लीन एनर्जी होगी तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी तो वो मदर नेचर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगी, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर हम इस चीज को देखेंगे तो जो हमारे प्राइसेस है जहाँ पे हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं वो चीज भी हमारे लिए सेव होगी। टू बर्निंग क्वेश्चंस क्या है पहले ये देखते हैं। एंड द वर्ल्ड, हाउ फास्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड रिलेटेड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज कैन स्केल। देखो ऑब्वियसली बात है, हमें अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए, हम कैसे उस चीज को कर पा रहे हैं। अब हमने इनिशिएटिव्स तो लिए, बोल तो दिया वर्बली, बट प्रैक्टिकली उस चीज को हम कितना कर पा रहे हैं वो एक कंसर्न बनता है। इंडिया ने रिड्यूस किया इसका एमिशन इंटेंसली बाय 21% ओवर 2005 लेवल्स, हमने इस चीज को कम किया है, अच्छी बात है। द नेक्स्ट फेज विल रिक्वायर डीप स्ट्रक्चर,
अगर हम इस चीज़ को आगे और बेटर तरीके से लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, और बेटर तरीके से इनिशिएटिव्स लेने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है। पीडीएफ मैं आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, वर्थ लगता है, और कमेंट कर सकते हो वो टॉपिक्स जो टॉपिक्स आपको समझने हैं। डेफिनेटली आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग और बेटर कर सकते हैं अगर आप लोग हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार हमें दिखाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट की सब चीज़ें आपको एक जगह मिले, बाकी जो भी कोई अपडेट चीज़ें होती है वो मैं आपको बता दूँ।